मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए और एनसीईआरटी के अनमोल प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार पुनः आज दूसरा लेक्चर है। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी के सभी संस्करण शामिल। चूंकि अभी आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं की तिथियों को लेकर कोई बहुत क्लियर कट कमिटमेंट कमीशन की तरफ से नहीं हुआ है, कोई निश्चित डेट नहीं आई है और अभी छात्रों का बहुत आग्रह था कि सर ऐसा करिए, एनसीईआरटी को कवर करवा दीजिए। तो हमने टोटल जितनी एनसीईआरटी के अब तक इतिहास के संस्करण प्रकाशित हुए हैं क्लास 6 से लेकर 12th तक, बारी बारी हम लोगों ने इस श्रृंखला के प्रश्नों को कलेक्ट किया है और आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं और इस प्रश्न को आप कर पाएंगे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आरंभिक लोगों के द्वारा आग के प्रयोग का साक्ष्य कहां से मिलता है। और जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी का प्रश्न है। एनसीईआरटी हमारे अतीत भाग 1 यानी क्लास 6 की है। ये पार्ट 2 7th में है और पार्ट 3 8th की है। तो ये क्लास 6 का प्रश्न है। पिछला लेक्चर अगर आपने देखा हो तो वो प्रश्न कुछ इस तरह से था कि राख के ढेर कहां से मिलते हैं, कुरनूल की गुफाओं से। तो यहां पर देखते ही आप कर पाएंगे और ये जवाब यहां पर कुरनूल है। बिल्कुल ठीक जवाब है। क्लास 6 का प्रश्न है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग छोटी छोटी जो बातें हैं वो गलत हो जाएं, तो ऐसा ना हो। आप देखिएगा, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी हमारे अतीत भाग 1 क्लास 6 का प्रश्न है। देखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। प्रश्न ऐसा है कि यह निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात हो रही है भाई। देखिएगा बहुत ध्यान से, कह रहे हैं कि यह निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था थी तथा आयात प्रतिबंधित था। तो ये गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई आयात और निर्यात दोनों हो रहा था। जैसा कि आप देखते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता की मोहरें हैं वो मेसोपोटामियाई सभ्यता के नगरों से मिली हैं और मेसोपोटामियाई सभ्यता की जो बेलनाकार मोहरें हैं वो यहां से मिलती हैं। कहां से? हड़प्पा सभ्यता के नगरों से मिलती हैं। मेसोपोटामिया से जो व्यापारी यहां आते थे वो अपने साथ जरूर कुछ ना कुछ मोहरें वगैरह लेके आए होंगे, वो यहाँ पे छोड़ के गए। तो हमें मोहनजोदड़ो से, लोथल से ये मोहरें मिली हैं। आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरों का आकार है वो वर्गाकार है और आयताकार है। हड़प्पा सभ्यता में बेलनाकार मोहरों का प्रचलन नहीं था, ये बात आपको पता है। केवल एक हड़प्पा सभ्यता की बेलनाकार मोहर, हड़प्पा सभ्यता की एक बेलनाकार मोहर अपवाद स्वरूप वो कालीबंगा से मिली है। लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए कि मेसोपोटामिया की मोहरें कहां से मिलती हैं, हड़प्पा सभ्यता के किन नगरों से मिलती हैं, तो जवाब आपको पता है, वो मोहनजोदड़ो और लोथल है। तो ये गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत है और फिर दूसरा पढ़ लीजिए कि इसके व्यापारिक संबंध अफगानिस्तान, ईरान और ओमान से थे। तो मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। अफगानिस्तान में 2 स्थल आपको विशेष तौर पे पता होने चाहिए। मुंडीगाक, सोतुरगई, याद आया होगा। ईरान फारस के साथ, यानी ईरान का मतलब फारस के साथ संबंध थे, बिल्कुल ठीक है। आपको पता होगा कि फारस की एक मोहर लोथल से मिलती है। दूसरी बात, ओमान याद आ रहा होगा आपको, दिलमुन, माकन। तो ओमान का जो तात्पर्य है वो माकन, ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिला के यहां पर दूसरा जो स्टेटमेंट है वो केवल सही है, पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो कौन सा इसमें सही स्टेटमेंट है, तो केवल 2 वाला स्टेटमेंट सही है। देखिएगा क्लास 6 के प्रश्न है, हम लोग गलतियां ना कर जाएं। और देखिएगा ये बात है क्लास 12th की एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये सामने लिखा हुआ है, भारतीय इतिहास से कुछ विषय। वो कह रहे हैं कि चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र को संदर्भित करता है। चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र को संबोधित करता है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। थार रेगिस्तान से सटा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी एरिया, बलूचिस्तान का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का वर्तमान पीओके का क्षेत्र, या फिर पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ गुजरात कच्छ का क्षेत्र। देखिए ये तो बड़ा आसान है कि भाई ठीक है, एक सूचना है, एक तथ्य है और उसके साथ 3 विकल्पों को तैयार करना। हमने आप लोगों के लिए सारी एनसीईआरटी का हमारी टीम ने कलेक्शन किया है और लगभग 2,500 से 3,000 प्रश्नों का संकलन हम लोगों ने उपलब्ध कराने की एक योजना बनाई है। देखते हैं वो कितनी सफल होती है। तो यहां पर अगर मुझे लग रहा है अगर आप जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे होंगे। और यहां पर ये है थार रेगिस्तान से सटा हुआ
पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। आपको पता है कि वर्तमान संदर्भों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है, वर्तमान संदर्भों में भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में मैंने बताया कि अभी वर्तमान में 3 स्थल हैं, मुंडी गाक, सोतुरगई और देह मोरासी गुंडई। फिलहाल अगले प्रश्न को देख लीजिएगा, यहां पर आपको मैच करना है। ये क्लास 7th का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्लास 7th का एनसीईआरटी हमारे अतीत। आप देख पा रहे होंगे प्रांतों का प्रशासक क्या कहलाता है भाई। देखिएगा, सद्र है, बख्शी है, सूबेदार है, दीवान है। तो प्रांतों का प्रशासक सूबेदार कहलाता है, प्रांतों का वित्त अधिकारी दीवान कहलाता है, धार्मिक मामलों का अधीक्षक सद्र या सद्रुस सुदूर कहलाता है, और सेना मंत्री बख्शी या मीर बख्शी कहलाता है। तो यहाँ पर 3 4 1 2, तो ऑप्शन जो भी है आप मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए वो विकल्प ऐसा आना चाहिए 3 4 1 2। तो अब जहां भी आएगा 3 4 1 2 ए वाले विकल्प में आ रहा है, तो ठीक है, तदनुसार ये सही है। और ये देखिएगा गैरिसन जो शहर है, फिर से एक बड़ी बात है, देखिएगा एनसीईआरटी क्लास 7th का है। मध्यकाल में प्रचलित गैरिसन शहर किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? किलेबंद सैनिक बस्ती है, ग्रामीण क्षेत्र जो नया शहर बना हो, नवीन शहर जो सल्तनत के अंतर्गत शामिल हुआ हो, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। और मुझे लगता है इसका जवाब आप दे पाएंगे, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा और गलती मत करिएगा। यहां पर सही जवाब है किलेबंद सैनिक बस्ती, किलेबंद सैनिक बस्ती। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हम लोगों ने इस पर आधारित एक टेस्ट सीरीज की श्रृंखला की शुरुआत भी कर दी है। एक पेपर में 120 प्रश्न होते हैं। आप प्रश्नों का पीडीएफ आप पता कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आपको मिल सकता है। आप देखिएगा, ये बहुत शानदार प्रश्न है। आप देखिएगा क्लास 12th की एनसीईआरटी का प्रश्न है, देख पा रहे, ये कह रहे कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 2 यानी कि कक्षा 12 की बात हो रही है। सूफी आंदोलन के संदर्भ में तज़किरा से क्या तात्पर्य? ध्यान दीजिएगा, तज़किरा आपको जवाब देना है, गलती मत करिएगा। कई बार कई प्रश्न आए हैं, तज़किरा पूछा गया है, मलफूजात पूछा गया है, बहुत सारी बातें हैं। तो देखिएगा, सूफी संतों के बातचीत या वार्तालाप का संकलन, या फिर सूफी संतों के द्वारा अपने अनुयायियों को लिखे गए पत्रों का संकलन। बात तज़किरा की हो रही है, सूफी संतों के जीवन चरित्र या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, तज़किरा। अब आप बताइएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, गलतियां ना होनी चाहिए, गलती किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, तज़किरा। तो अब अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि वो बातचीत का वार्तालाप का संकलन है, तो गलत है। फिर देखिएगा, पत्रों का संकलन तो हो ही नहीं सकता। और अब यहां पर बात आ रही है वो सूफी संतों के जीवन चरित्र, जीवनियों का संकलन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तज़किरा क्या है? जीवनियों का संकलन है। अब बात समझ में आ रही होगी। और फिर आपको याद आया हो, एक प्रश्न अक्सर करके आया है कि वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी वो जहांआरा ने लिखी थी, किस नाम से लिखी थी? आपको जवाब देना है। कई बार आया है, जियाउद्दीन बरनी के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? आपको पता है, आप चाहें तो रिप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर देखिएगा, ये है रिमार्क, आपका नोट करके देखिए, काफी एक्सप्लेनेशन दिए हैं मैंने आपको। मलफूजात, मलफूजात क्या है भाई? देखिएगा, और हम लोग तज़किरा की बात कर रहे हैं, तो ये तज़किरा सूफी संतों की जीवनी है। और भारत में लिखी गई जो पहली सूफी संतों की जीवनी जो तज़किरा है, उसका नाम क्या है? वो मीर खुर्द किरमानी की पुस्तक सियार उल औलिया है। देखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां से प्रश्न, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन कम से कम एनसीईआरटी के जो सामान्य प्रश्न हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ये देखिएगा, मलफूजात क्या है? सूफी संतों की बातचीत से संबंधित पहला ग्रंथ है जो उन्होंने अपने शिष्यों से बातचीत की है। और वो पहला ग्रंथ कौन सा है? हसन दहलवी का फवायद उल फवाद है, जो निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित है। एक जानकारी यहां पर ये मिल गई, मलफूजात क्या है, और पहला ग्रंथ मलफूजात कौन सा है? हसन दहलवी का फवायद उल फवाद। और फिर अब देख रहे तज़किरा जो क्या है? सूफी संतों की जीवनियां हैं, और उसमें मीर खुर्द किरमानी की पुस्तक है सियार उल औलिया। ये पहली सूफी तज़किरा है। मुझे लग रहा है आप बढ़िया से देख पा रहे होंगे। और अब देखिए, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको, ये हमारी जो श्रृंखला है जो चल रही है और जो टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट है, जिसमें भविष्य में मैं आपको अगर समय मिला तो, कोई कमिटमेंट नहीं है, जब तक चल सकता है चलाएंगे हम लोग। तो एक पेपर में 120 प्रश्न लगा रहे हैं हम लोग, और सारे एनसीईआरटी, जैसे ही आप देख पा रहे होंगे, ये एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत की है।
पुरानी वाली एनसीईआरटी है, ये क्लास 6 की है। ये वाली मेडवल इंडिया की एनसीईआरटी है, क्लास 7 की, पुरानी वाली, एकदम पुरानी वाली, सन 90 के दशक में चलती थी। और ये मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, क्लास 8 वाली एनसीईआरटी है, जो 90 के दशक में 6, 7, 8, ये तीनों एनसीईआरटी शामिल है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं, जो उसके बाद अभी जो नई एनसीईआरटी चल रही है, क्लास 6, 7, 8 की, हमारे अतीत पार्ट 1, हमारे अतीत पार्ट 2 मेडवल, और हमारे अतीत पार्ट 3 6, 7, 8 की ये एनसीईआरटी, इनके प्रश्नों को शामिल किया है हमने। फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा, पुरानी वाली एनसीईआरटी जो क्लास 11th और 12th की है, इनको शामिल किया है। ये एंशिएंट इंडिया की आप देख ही रहे हैं, ये रामचरण शर्मा सर वाली है, क्लास 11th की। ये सतीश चंद्रा सर वाली मध्यकालीन भारत मेडवल इंडिया की है। और ये बिपिन चंद्रा सर वाली आधुनिक भारत। पूरी एनसीईआरटी के सारे प्रश्नों को हम लोग धीमे धीमे करके डिस्कस करेंगे। ये पुरानी वाली एनसीईआरटी है। इसके बाद देख पा रहे हैं आप, ये नई वाली एनसीईआरटी है। ये जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय, एंशिएंट की क्लास 12 की पार्ट 1, फिर ये पार्ट 2 मेडवल की भारतीय इतिहास के कुछ विषय, इसमें मध्यकालीन भारत है। और फिर आगे आप देख पा रहे हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 3, ये मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी है। इसके अलावा एक एनसीईआरटी जो 1999 और 2000 के दशक में प्रोफेसर मक्खन लाल सर वाली आई थी, एंशिएंट मेडवल मॉडर्न की, उसको भी शामिल किया है। और 2 एनसीईआरटी विशेष और हैं, आपकी नजर उन पर नहीं है अभी। भारतीय कला का परिचय, क्लास 11th पार्ट 1, भारतीय कला का परिचय। और फिर ये देखिएगा भारतीय कला का परिचय पार्ट 2, क्लास 12th की। तो ये जो कला और संस्कृति वाला जो पोर्शन है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर भीमबेटका से लेकर पूरे मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर के महत्वपूर्ण चित्र, महत्वपूर्ण कलाकृतियां, वो सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कलेक्शन में लिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस श्रृंखला को कंटिन्यू करिए। इस एनसीईआरटी के अनमोल प्रश्नों की श्रृंखला में आप शामिल होइए। और अगला प्रश्न आपका देखिए, फिर से एनसीईआरटी का है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये सतीश चंद्रा वाली है एनसीईआरटी क्लास 11th की, पुरानी एनसीईआरटी से प्रश्न है ये। कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। टीम बहुत हमारी मेहनत से काम कर रही है और बहुत जल्दी कुछ नई घोषणाएं करेंगे। अगर परीक्षा की तिथियां थोड़ी सी एक्सटेंड होती हैं तो। डोमिंगो पायस और डुआर्टो बारबोसा ने कृष्णदेव राय के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कथनों पर विचार करना, तो कर लीजिए विचार भाई। देखिए ये सही है कि गलत है, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये सही है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है। डोमिंगो पायस आया है, विदेशी यात्रियों से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे। अब उसने नौसेना यानी कृष्णदेव राय ने नौसेना के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। बताइए सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? तो यह स्टेटमेंट भी सही है। वो कृष्णदेव राय नौसेना के विकास पर बहुत ध्यान नहीं दे पाए। उन्होंने विवाह कर को समाप्त कर दिया, बिल्कुल। मैरिज टैक्स को उन्होंने पूरी तरह से हटा दिया, बिल्कुल ठीक है। उनके उत्तराधिकारी अच्युत देव राय हुए। आप देख के बताइए सही है कि गलत है? और मुझे लग रहा है कर पाएंगे, ये गलत है। अच्युत देव राय उनके उत्तराधिकारी नहीं थे। और अगला देखिए, वह तमिल और कन्नड़ भाषा के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने वरदंबिका परिणय ग्रंथ की रचना की। ध्यान दीजिएगा, तमिल और कन्नड़ भाषा के प्रकांड विद्वान थे, गलत है। वो तेलुगु और संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। ध्यान दीजिएगा, तेलुगु और संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। और उन्होंने वरदंबिका परिणय ग्रंथ नहीं, जामवंती परिणय ग्रंथ की रचना की। अब हमें लग रहा है कि इतनी चीजें बढ़िया से क्लियर हो रही हैं। तो इसमें 4 और 5 स्टेटमेंट गलत है और बाकी के 1, 2, 3 सही हैं। तो ये कह रहा है कि असत्य कौन सा है, मतलब गलत वाला कौन सा है। तो गलत वाला आप ढूंढ पाएंगे 4 और 5, तो तद अनुसार यहाँ पे उत्तर आएगा सी वाला। 4 और 5 गलत है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बढ़िया बात है, फिर रिमार्क है। इसी तरह हम लोगों ने टेस्ट जो श्रृंखला है उसको आगे कंटिन्यू किया है। देखिएगा, कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी सदाशिव राय हुए, अच्युत देव राय नहीं। इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। सदाशिव के समय वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में केंद्रित थी, ये बात भी है। उन्होंने विवाह कर को समाप्त किया, लेकिन नौसेना के विकास पर ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। तेलुगु और संस्कृत भाषा के विद्वान थे, कन्नड़ और तमिल भाषा के नहीं, बिल्कुल ठीक है। आगे चलिएगा, किस बहमनी सुल्तान ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दिया? ये प्रश्न कई बार आया है भाई कि गुलबर्गा से बीदर कौन ले गया। अहमद शाह बहमनी, देखिएगा क्लास 7 का प्रश्न है, हमारे अतीत क्लास 7 का। किसी भी प्रश्न में कहीं डाउट हो
तो ये रेफरेंस दिया हुआ है कि किस एनसीईआरटी का प्रश्न है, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं वहां पे, अगर आपके पास है तो ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आपके पास जो पढ़ा है वो रिवाइज करिए। अब आपके पास एक बार फिर से सारी एनसीईआरटी 10-12 एनसीईआरटी पढ़ने का समय है नहीं, लेकिन ये काम हम कर रहे हैं कि उन सारी एनसीईआरटी के सारे प्रश्न जितने बन सकते हैं, मैक्सिमम हर लाइन को टच किया है, वहां से अगर प्रश्न बन सकते हैं तो हम आपको यहां पर जो खास खास प्रश्न यहां पर डिस्कस करते रहेंगे। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको हर पेपर में 120 प्रश्न देते रहेंगे और फाइनली हमारी 3000 प्रश्नों का संकलन व्याख्या के साथ एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की योजना है। वो समय रहेगा तब हो पाएगा। तो यहां पर देखिएगा, बहमन शाह, हसन गंगू, महमूद गवां या फिर फिरोज शाह बहमनी, मुझे लग रहा है कर पाएंगे, और गलती मत करेगा, बहमन शाह को मत चुनिएगा, अहमद शाह बहमनी है ये। और ये तो पता है आपको कि ये 1347 में बहमनी साम्राज्य का संस्थापक है। कौन? हसन गंगू। मुझे उम्मीद है आप बढ़िया से देख पा रहे होंगे। और अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए आपको एनसीईआरटी पलटने की जरूरत भी नहीं है। वो अहमद शाह बहमनी है और उसने वारंगल पर आक्रमण करके उसके अधिकृत प्रदेशों को सल्तनत में विलय कर लिया और 9 विजित प्रदेशों पर अपने शासन को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए उसने राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बड़ी बात है कि प्रसिद्ध सूफी संत गेसूद राज अपनी संगति के कारण उसके मतलब वो काफी वो उनकी करीबी थी, इसको वली और संत भी कहा जाता है। ठीक है, अहमद शाह बहमनी को संत या वली भी। अब देखिए फिर मुगल राज दरबार के संदर्भ में कॉर्निश से क्या आशय है। कॉर्निश देखिएगा, अब ये एनसीईआरटी क्लास 12th की है, पार्ट 2 मैंने बताया, भारतीय इतिहास से कुछ विषय। बादशाह को दंडवत या साष्टांग अभिवादन करना, तो ध्यान दीजिएगा, दंडवत जो साष्टांग अभिवादन करना था वो सिजदा होती थी। आपको पता है पैबोस और सिजदा बलबन ने शुरू किया था। फिर दंडवत साष्टांग अभिवादन करके उसके हाथों को चूमना, ये दूसरा विकल्प है। और तीसरा विकल्प भी पढ़ लीजिएगा कि बादशाह के अभिवादन का एक औपचारिक शिष्टाचार था जिसमें दाएं हाथ की तलहथी को मतलब जो हमारा हाथ का तल है उसको जमीन पर रखना होता था और फिर उसको मस्तक पर लगाते हुए उसको सिर आगे की ओर झुकाना। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बादशाह के सामने गए तो एकदम नीचे तक झुके जमीन तक और इस जो हाथ की तली है इसको जमीन से लगाया और फिर उठाते हुए मस्तक पे लगाते हुए खड़े हुए, ऐसा। या फिर वो कह रहे हैं कि बादशाह को साष्टांग दंडवत करने के उपरांत उसके पैरों को चूमना पैबोस है। तो यहां पर अब आपको क्या लग रहा है, देखिएगा, दंडवत हो नहीं सकता, तो यहां पर सी वाला ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है कि वो एक औपचारिक शिष्टाचार का तरीका था जिसमें दाहिने हाथ की तलहथी को जमीन पर रखते हुए मस्तक पे ला करके और उसको बादशाह को प्रणाम किया जाता था। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, ये अच्छे से देखिएगा। आगे देखिएगा, मध्यकाल में भारत से व्यापार संबंध सर्वप्रथम किसने बनाए। तो फिर अब ये क्लास 8 की एनसीईआरटी का प्रश्न है और आप इसका जवाब सामान्य सा प्रश्न है, पुर्तगाली है, दे पाएंगे और बहुत सारा डिटेल है यहाँ पे, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और फिर आपके लिए यहाँ पर एक सूचना और, एक छोटी सी सूचना है, आप इसको सामान्य भाव से ले सकते हैं। हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की अमृत संजीवनी के नाम से 3000 प्रश्नों का एक टॉपिक वाइज संकलन है, 3000 प्रश्न है। मेडिवल इंडिया का अमृत गंगा है, 2500 प्रश्न है इसमें। और मॉडर्न इंडिया का 2000 प्रश्नों का अमृत मंजरी के नाम से यह संकलन आया है, जिसमें प्रश्नों को टॉपिक वाइज रखा गया। ये पुस्तकें सामने आप हमेशा देखते रहें, ये हमारी अमृत मंजरी है, आप देख पा रहे होंगे। ये हमारी अमृत संजीवनी है, एंशिएंट वाली, आप देख पा रहे होंगे। और ये टॉपिक वाइज है ये सारी पुस्तकें। और ये मेडिवल इंडिया की अमृत गंगा है। इसमें टॉपिक वाइज जिन छात्रों को अभी आप जरूरत पड़ सकती है अगर क्वेश्चंस की, इसमें कठिन प्रश्नों को टॉपिक वाइज रखा गया है, व्याख्या के साथ रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है, कठिन प्रश्नों की बहुत विस्तार से व्याख्या दी गई है। आप चाहे तो इसको शामिल कर सकते हैं, इसके बारे में आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर डिटेल ले सकते हैं। इसमें पूरे प्रश्नों का डिटेल दिया हुआ है कि किस टॉपिक में कितने प्रश्न हैं यहाँ पर, तो आप चाहें तो अपने अध्ययन में शामिल कर सकते हैं। फिलहाल आगे देखिएगा, क्लास 11th का प्रश्न है ये, 11th प्रश्न नंबर। जेम्स प्रथम ने किसको भेजा, क्लास 8th का प्रश्न। अब यहाँ पर आप बता पाएंगे 1615 में कौन आया था, थॉमस रो आया था। बिल्कुल ठीक बात है, आगे बढ़ने की जरूरत है। कलकत्ता में स्थापित ब्रिटिश कोठी को क्या नाम दिया गया, क्लास 12th की पुरानी वाली एनसीईआरटी है, बिपिन चंद्रा सर वाली एनसीईआरटी है। तो कलकत्ता में जो ब्रिटिश कोठी बनी है उसका नाम आपको बेहतर पता है, फोर्ट विलियम है। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में फोर्ट विलियम है। और फिर फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पर है, ये मद्रास में है। बहुत गलती ना हो, और ये पूछा जाता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का संस्थापक कौन था, फोर्ट विलियम का संस्थापक कौन था, और सुनते ही जवाब आपके दिमाग में आ जा रहा होगा,
प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त कर दिए गए? पुरानी एनसीईआरटी है और आपको पता है यहां पर आप जवाब दे पाएंगे। चार्ल्स मेडकॉफ है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, बढ़िया पता है। आगे देखिएगा, भारत में निचली जाति की कन्याओं के शिक्षा के लिए स्कूल खोलने की शुरुआत किसने की? ध्यान दीजिएगा, निचली जाति की कन्याओं को, बालिकाओं को शिक्षा दी नहीं जाती थी और आपको पता है अब स्कूल खोले गए। और यहां पर बहुत बताने की जरूरत नहीं है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय क्लास 12 पार्ट 3, ठीक है। और ऑप्शन आपके सामने है सीधे सीधे, और सीधे सीधे आप कर पाएंगे। भारत की जो पहली महिला शिक्षिका है माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले साहब, तो दोनों ने मिलकर ये स्कूल खोला था महिलाओं की शिक्षा के लिए। और अब यहां से कुछ अन्य प्रश्नों की बात करते हैं। वो एनसीईआरटी के प्रश्न हमने डिस्कस किए थे और ये कुछ अन्य प्रश्न हैं जो आपको जवाब देने हैं। देखिएगा, कुछ हड़प्पा सभ्यता में ये पता है कि भवनों के जो दरवाजे हैं वो 2 पल्ले वाले हैं। भवनों के दरवाजे सहायक गलियों की ओर खुलते हैं, ये कॉमन बात है। फिर एक प्रश्न आता है कि किस नगर के जो भवनों के दरवाजे हैं सीधे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं? वो है लोथल। और अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर के जो दरवाजे हैं वहां पर 1 पल्ले के किवाड़ है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। और अगर कहीं गलती से आप धौलावीरा को चुन रहे हैं तो गलत हो जाएगा जवाब सर। और यहाँ पर 1 पल्ले के किवाड़ है कालीबंगा में। ध्यान दीजिएगा, 1 पल्ले के किवाड़ कालीबंगा में। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। मकानों का निर्माण धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से हुआ है। पकी ईंटें दहलीजों और कुओं और नालियों में प्रयुक्त हुई है। ये सारी बातें आपको पता है। बहुत सारी बातें धीरे धीरे करके हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे और करते रहे। वैदिक काल में बाह पर पहना जाने वाला स्वर्णाभूषण कौन सा था? बाह पर पहना जाने वाला कुरीर, अत्क, उशनी और जोशान। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी से जवाब दे पाएंगे। और कुरीर मत दीजिएगा यहाँ पे, और जवाब है यहाँ पे जोशान। बाह पर बांधा जाने वाला, बाह पर, ठीक है। तो कुरीर मांग बिंदी है और उशनी पगड़ी है, ये आपको बेहतर पता है। और द्रौपदी अत्क और आच्छादन ओढ़ा जाने वाला वस्त्र शॉल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निगंठनाथ पुत्र किसे कहा गया है? सरल प्रश्न है, निगंठनाथ पुत्र किसे कहा गया है? ऋषभ देव को, पार्श्वनाथ को, मल्लीनाथ को और महावीर स्वामी को। और बिल्कुल ठीक जवाब दिया है आपने, महावीर स्वामी को। और ध्यान दीजिएगा, एकमात्र तीर्थंकर जिन्हें महिला तीर्थंकर के रूप में स्वीकार किया जाता है वो मल्लीनाथ है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, बौद्ध भिक्षु शारिपुत्र एवं महामौदगल्यायन, नाम सुना ही है आपने। भगवान बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण करने के पहले किनके शिष्य थे? बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा। पूरण कश्यप, संजय वेलट्टीपुत्र, अजीत केशकम्बलिन और प्रकुद कच्चायन। तो जवाब आना चाहिए। और ये प्रश्न तो जवाब आना ही चाहिए भाई। अब आपने पूरण कश्यप लगाया है तो भी गलत है, प्रकुद कच्चायन लगाया है तो भी गलत है। इन दोनों में से कौन सा एक सही है? वो संजय वेलट्टीपुत्र सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है, रेयर प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, पीजीटी के लिहाज से, टीजीटी के लिहाज से, जैसा भी है आप देख लीजिएगा। अब ये मैच करने का प्रश्न है भाई, देखिएगा मैच करना है। कुप्याध्यक्ष वन विभाग का अध्यक्ष है, दिखाई पड़ गया होगा, तो यहाँ पे 4 लगा लीजिए। व्यवहारिक कौन है भाई? वो दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, तो यहाँ पे 3 लगा लीजिए। महामात्याप सर्प कौन है सर? तो वो गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष है, यहाँ पे 2 लगा लीजिए। और विविता अध्यक्ष कौन है भाई? चारागाहों का अध्यक्ष है, यहाँ पर 1 लगा लीजिए, ठीक है। तो 4 3 2 1 आएगा। और ध्यान रखिएगा, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी है महामात्याप सर्प, जबकि गुप्तचरों को कौटल्य गूढ़ पुरुष कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, गूढ़ पुरुष कहते हैं। 2 तरह के गुप्तचर हैं, आपको पता है, संस्था और संचरा। और अब आपको बताना ये है कि ये बताइए कि मेगास्थनीज गुप्तचरों को क्या कहते हैं। सोच के बताइएगा, मेगास्थनीज गुप्तचरों को क्या कहते हैं, ये जवाब आपको देना है। मिला लिया है आपने। आगे देखिएगा, किस गुर्जर प्रतिहार शासक को म्लेच्छों का विनाशक और नारायण का अवतार कहा गया? अब मुझे लग रहा है काफी करीबी जवाब है, यहाँ पे कर लेंगे। अगर केवल ये होता नारायण का अवतार कहा गया है तो शायद आपके लिए ये टेक्निकल होता। म्लेच्छों का विनाशक पता चलते ही आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पर वो जवाब मिहिर भोज बिल्कुल नहीं है सर, और वो जवाब है नागभट्ट प्रथम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ऐसे चुनिंदा और सिलेक्टेड प्रश्न लेकर हम लोग मिलते ही रहेंगे। और फिर देख लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। और ये कह रहा है कि नारतामलाई में स्थित चोलेश्वर मंदिर, तो ये कहाँ है? शिव मंदिर है, चोलेश्वर मंदिर है, कहाँ है? नारतामलाई में है। किस चोल शासक ने इसका निर्माण करवाया? परांतक प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय या फिर कुलोतुंग प्रथम? और फिर अगर दिमाग कहीं पर ऐसा जा रहा है कि वो परांतक प्रथम है तो बिल्कुल ठीक नहीं है, और यहाँ पर जवाब है विजयालय। और ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र प्रथम ने कौन सा बनाया है सर? वो
गंगईकोंडचोलपुरम का वृद्धेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने कौन सा बनाया है सर? वो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों की श्रृंखला मंदिर से, सिक्कों से, और इतने बेहतरीन प्रश्नों को लेकर हम लोग मिलते रहे, लगातार मिलते रहेंगे। और आज के सेशन को समाप्त करने का वक्त है। उम्मीद करता हूं आप मुझसे जुड़िए और कैसे भी जुड़ जाइए आप। अब ये एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज शुरू हुई है, हफ्ते में हम लोग 2 पेपर करा रहे हैं, ऑफलाइन भी करा रहे हैं, ऑनलाइन आपको पीडीएफ के रूप में मिल सकते हैं। उसके नियम और शर्तें क्या हैं आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर पता लग जाएगा। आप बात करके आप पूरी क्वेरी कर सकते हैं। इन 3 पुस्तकों को जो हमने आपको दिखाई, ये हमारी अमृत मंजरी 2000 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, या फिर इसके अलावा जो एंशिएंट की हमारी अमृत संजीवनी है वो 3000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है। आप इसको, या फिर मेडवल की जो अमृत गंगा के नाम से है, आप देख पा रहे हैं इसे, अमृत गंगा 2500 प्रश्नों का संकलन है, टॉपिक वाइज है। आप इसे मंगा सकते हैं। कठिन प्रश्नों की व्याख्या है, जो बेस्ट एंड बेटर हो सकता है वो हम लोग करेंगे। फिलहाल आज विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।